Good morning, student. Today we will read sixth chapter of SST. Chapter name is प्रारंभिक राज्य, जनपद एवं महाजनपद. The early states, जनपद एंड महाजनपद. इस चैप्टर में हम प्रारंभिक राज्य के जनपद और महाजनपद के बारे में रीड करेंगे. फर्स्टली जनपद. 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोगों का विस्तार गंगा नदी की घाटी तक हो गया था. आर्यों के निवास क्षेत्रों को सत्ताधारी कबीले के नाम से जाना जाता था. कुरु, विदेह, पांचाल तथा कंबोज आदि इसी प्रकार के राज्यों की श्रेणी में आते थे. इन्हें जनपद की संख्या प्रदान की गई. यानी कि ये जो जगह के नाम दिए कुरु, विदेह, पांचाल तथा कंबोज, ये जनपद की श्रेणी में आते थे. नेक्स्ट महाजनपद. अनेक जनपदों ने अपने पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया, जिन्हें महाजनपद के नाम से संबोधित किया गया. 600 ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म से पूर्व उत्तर भारत में 16 जनपद थे, जिनमें से प्रमुख थे कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अंग, मगध, गांधार, काशी एवं कौशल. जनपद को मिलाकर महाजनपद बनता था. अधिकतर जनपद राज्य थे जो एक राजा के अधीन होते थे. कुछ जनपद गणतंत्र थे जिनका शासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता था. शक्तिशाली राज्य छोटे राज्यों को हराकर उन पर अपना शासन स्थापित कर लेते थे. मगध, बस, कौशल तथा अवंती ऐसे ही महाजनपद थे. बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य में हुआ था. यानी बुद्ध का जन्म हुआ था वो शाक्य गणराज्य में हुआ था. नेक्स्ट महाजनपदों में सरकार प्रणाली. अब इसमें हम महाजनपदों की जो सरकार थी उसके बारे में रीड करेंगे. उन दिनों 2 प्रकार की सरकार प्रणालियाँ प्रचलित थी. पहली राजतंत्र, दूसरी हमारे गणतंत्र. राजतंत्र ये वंशानुगत होती थी. इसमें पिता से पुत्र को सत्ता प्राप्त होती थी. सरकार में राजा का पद बहुत महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली होता था. राजतंत्र में राजा के बाद उसका पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होता था. ये वंशानुगत इसलिए थी. उसे समाज व धर्म का संरक्षक तथा देवता के भांति माना जाता था. ब्राह्मण राज्य में सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थापित रखने के लिए नियम तथा कानून बनाने में राजा की सहायता करते थे. नेक्स्ट इज गणतंत्र, रिपब्लिक. पाली साहित्य के अनुसार बुद्ध के समय में उत्तरी भारत में लगभग 10 गणतंत्र थे, जिनमें ये आप स्वयं रीड करेंगे जो 10 गणतंत्र के नाम है वो. इन गणतंत्रों का प्रशासनिक मुखिया राजा कहलाता था, जिसे स्वयं जनता चुनती थी. सभाओं में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती थी. सभाओं के सदस्य भी जनता द्वारा चुने जाते थे. यानी कि कुछ व्यक्तियों की सभा होती थी जिन पर कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा की जाती थी. सभा में केवल क्षत्रियों का ही प्रतिनिधित्व होता था. इस प्रकार क्षत्रिय ही समस्त भूमि तथा राजनीतिक सत्ता के स्वामी थे. यानी कि सभा में जो व्यक्ति थे वो सिर्फ क्षत्रिय ही होते थे. नेक्स्ट इज राजतंत्र एवं गणतंत्र में अंतर. ये अंतर आप स्वयं रीड करेंगे. मगध प्रतीक अध्ययन. इसमें हम पहले पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में. मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर आया. मगध का प्रथम प्रतापी राजा बिंबिसार था, जो हर्यक कुल का तथा महात्मा बुद्ध का समकालीन था. बिंबिसार 547 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा. उसने 52 वर्षों तक राज्य किया. बिंबिसार ने एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की. उसके अधिकार में 80,000 गांव की प्रत्येक सभाएं थीं, जिनका मुखिया ग्रामिका होता था. मगध राज्य में लोहे की धातु के विशाल भंडार उपलब्ध थे. यानी कि मगध में लोहे की धातु थी, उनकी मात्रा सबसे अधिक थी. उसने अनेक सड़कें बनवाई जो नगरों से ग्रामों को जोड़ती थीं तथा नदियों पर अनेक पुल भी बनवाए. वह पड़ोसी राज्यों से मैत्री संबंध कायम करना चाहता था. उसने गांधार तथा अपने राजदूत भेजे. बौद्ध साहित्य के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसका वध कर दिया. बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात यानी कि
बिम्बिसार की जो मृत्यु है उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। बिम्बिसार की मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। उसने लगभग 32 वर्ष तक शासन किया। उसने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिग्राम नामक गांव में एक दुर्ग यानी कि किला, पहले किला को दुर्ग के नाम से जाना जाता था, बनवाया। यह स्थान बाद में पाटलिपुत्र के रूप में विकसित हुआ। नेक्स्ट इज नंदवंश। अब नंदवंश के बारे में रीड करेंगे। नंदवंश की स्थापना महानंदी ने की थी, जिसका महापद्मनंद ने वध कर दिया। वह इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसने दक्कन तथा कलिंग के विशाल क्षेत्रों पर अधिकार कर अपने साम्राज्य का विस्तार कुरु प्रदेश तक कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण गंगा घाटी पर उसका अधिकार हो गया। नंदों ने विशाल सेना संगठित की तथा एक प्रभावशाली सरकार की स्थापना की। नेक्स्ट इज मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण, या स्वयं रीड करें। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक जीवन, सोसाइटी यानी समाज। सोसाइटी समाज में 4 प्रमुख वर्ग थे। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। शूद्रों को अछूत समझा जाता था। जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, वानप्रस्थ, फोर्थ संन्यास। प्रत्येक आश्रम की अवधि 25 वर्ष मानी जाती थी, यानी कि इस प्रत्येक आश्रम की अवधि 25 साल की। जैसे कि इसके ब्रह्मचर्य में 1 से लेके 25 साल के व्यक्ति रहेंगे, फिर 26 से उसके बाद जो नीचे की आयु है उसमें गृहस्थ के जीवन में व्यतीत करेंगे। इस तरह से ये आश्रमों को 25 साल में बांट दिया था, यानी कि एक आश्रम में 25 साल का होगा। इन जातीय नियमों को ब्राह्मण ने बनाया था। जाति संबंध नियम बहुत कठोर होते थे। एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से वैवाहिक संबंध नहीं रख सकते थे, यानी कि ये जो जाति के नियम हैं वो ब्राह्मणों ने बनाए थे। वे परस्पर भोजन तथा व्यवहार भी नहीं करते थे। पिता द्वारा किए गए व्यवसाय पुत्र को ही अपनाना पड़ता था। समाज में ब्राह्मणों को ऊंचा स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट हमारा धर्म, रिलीजियन। मनुष्य वैदिक धर्म का पालन करते थे। धार्मिक रस्में जटिल तथा खर्चीली हो गई थी। देवता को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि प्रचलित थे। इसी समय कुछ विचारकों ने सांसारिक जीवन, माया मोह का त्याग करके ज्ञान प्राप्ति के लिए चिंता तथा साधना की। इससे अनेक गैर ब्राह्मण धार्मिक समुदाय विकसित हुए, जिनमें बौद्ध तथा जैन धर्म प्रमुख थे। नेक्स्ट हमारा ग्राम संगठन, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। यह गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। कुछ गांव पर राजा का अधिकार होता था। राजा प्राय ब्राह्मणों को कुछ गांव दान में देता था। गांव का प्रशासन मुख्यधारा होता था, जिसे ग्रामीण कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा राजस्व, रेवेन्यू। राज्य की आय के स्रोत विविध शिल्पों तथा खेती और भूमि से प्राप्त कर थी। उत्पादित वस्तुएं ही कर के रूप में राजा को दी जाती थी। जो वस्तु उगाई जाएगी उसको ही राजा को कर के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा व्यापार, ट्रेड। प्रारंभ में व्यापार वस्तु विनिमय प्रथा पर आधारित था। सिक्कों का प्रचलन होने पर व्यापार में वृद्धि हुई। उस युग के सिक्के तांबे या चांदी के अनगढ़ टुकड़े होते थे, जिन पर चिन्ह दबाकर लगाए जाते थे। उस समय विदेशी व्यापार भी प्रचलित थे। पूर्वी तट पर स्थित ताम्रलिपि बंदरगाह से स्वर्ण भूमि आधुनिक म्यांमार से विदेशी व्यापार होता था। नेक्स्ट हमारा बज्जी संघ, बज्जी कन्फेडरेसी। बज्जी या बज्जी 8 विभिन्न गणराज्यों का संघ था, जो आधुनिक बिहार के उत्तरी भाग में स्थित था। इसमें विदय, लिच्छवी तथा यज्ञात्रि का गणराज्य सम्मिलित थे। मिथिला विदय की राजधानी थी, जो राजा के राज्य में उत्तरी भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन का केंद्र थी। लिच्छवी तथा संपूर्ण बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी, जो बिहार के आधुनिक मुजफ्फरपुर जिले में स्थित एक समृद्ध नगरी थी। बज्जी तथा लिच्छवी शक्तिशाली राज्य थे। यह महावीर तथा गौतम बुद्ध के समय में ही विद्यमान थे। भगवान बुद्ध ने यहाँ अनेक बार उपदेश दिए थे। मगध के राजा अजातशत्रु ने बज्जी को अपने राज्य में मिला लिया। लिच्छवी की महानतम उपलब्धि उसकी गणतंत्र सरकार थी, जो प्रजातंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। उनकी एक सभा होती थी, जो सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करती थी। असेंबली यानी कि सभा में 7 या 8 से अधिक सदस्य होते थे, जो समस्त जनसंख्या से चुने जाते थे।
विदेशी मामलों के लिए एक विशेष समिति होती थी। लिच्छु ने सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। वह कला प्रेमी थी। उन्होंने अनेक विहार तथा चैत्य बनवाए तथा सुंदर बाग स्थापित किए। चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all are understand this chapter and thank you.